गुड आफ्टरनून बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हमारी आज की हिंदी की क्लास शुरू करते हैं हम। मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हमारी पीपीजीएन एकेडमी यूट्यूब पर हमारे सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की जो क्लासेस हैं वो फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। तो जो बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था उपसर्ग, आज उसी को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है उपसर्ग। 20 हमारे उपसर्ग हो गए थे और अगला उपसर्ग है अ का अर्थ होता है अभाव। अ का अर्थ होता है अभाव, ठीक है। अब अ उपसर्ग का प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे अधनसुर असुर। अधनसुर असुर, अधन शुभ अशुभ, ठीक है। अधन हिंसा अहिंसा, अधन हिंसा अहिंसा, अधननाथ अनाथ, ठीक है। तो अ उपसर्ग का प्रयोग करके हमने शब्द बनाए हैं 4। अगला उपसर्ग है अन। अन का प्रयोग होता है अभाव के अर्थ में। अन का प्रयोग होता है अभाव के अर्थ में। इसका भी अभाव है और इसका भी अभाव है। देखिए, अन धन उचित, अन धन उचित शब्द बनेगा अनुचित, ठीक है। शब्द क्या बन गया? अनुचित। अन धन भिज्ञ, है ना, अन धन भिज्ञ शब्द बन गया है अनभिज्ञ। इसी तरीके से देखिए, अनधन आदि अनादि, अनादि, और अनधन अंत अनंत शब्द बन गया अनंत। अनधन अंत शब्द बन गया है अनंत। अगला देखिए उपसर्ग, अगला उपसर्ग है अथ। अथ यानी कि अध, अध, ध धनुष वाला है अध, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाएगा नीचे। नीचे यानी इसका अर्थ हो गया नीचे, ठीक है ना। नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। शब्द बनाएंगे हम अधः धन पतन। अधः धन पतन, तो पूरा शब्द क्या बन गया? अधः पतन, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा? अधः पतन। इसी तरीके से दूसरा शब्द बनाएंगे अधः धन लिखित। अधः धन लिखित, ठीक है। शब्द मिलकर बन गया है, उपसर्ग लग गया अधः, शब्द है लिखित और मिलके बन जाएगा अधोलिखित। प्रश्न आएगा यहाँ पे आपके मन में कि जब अधः धन पतन अधः पतन है तो अधन लिखित अधोलिखित क्यों है? यहाँ पे ओ क्यों हो गया? ये आएगा ना। तो ये जवाब हमें मिलेगा संधि वाले टॉपिक में। जो विसर्ग संधि वाला टॉपिक है उसमें मिल जाएगा नियम के तहत कि किस नियम के तहत ये परिवर्तन या ये बदलाव होता है, ठीक है। 2 उदाहरण और देखिए इसके। अधधन मुखी, अधः धन मुखी, अधोमुखी, और अधः धन गति, अधोगति,
अधोगति। अगला उपसर्ग देखिए अंतः। अंतः का प्रयोग होता है भीतर के अर्थ में। अंतः बोलते ना, अंतः में, तो इसका प्रयोग होगा भीतर। और अंतर का अर्थ होता है हृदय। ठीक है, तो अंतः यानी भीतर, तो अंतः धन आत्मा। अंतः धन आत्मा शब्द बन गया अंतरात्मा। अंतरात्मा, ठीक है, शब्द बन रहा है अंतरात्मा। अब देखो, अंतः धन आत्मा अंतरात्मा, र का लग रहा है मात्रा के रूप में ऊपर लग रहा है। ठीक है ना, बोला पहले जा रहा है, उच्चारण में पहले बोला जा रहा है और लिखने में बाद में लिखा मात्रा लग रही है र की। तो अंतः धन आत्मा अंतर आत्मा। इसी तरीके से देखिए अंतः धन जातीय। अंतः धन जातीय क्या बन गया? अंतर जातीय। क्या बन जाएगा? अंतर अंतर्धन जातीय, अंतर जातीय। अगला शब्द देखिए अंतर्धन राष्ट्रीय। अंतर्धन राष्ट्रीय शब्द बन गया अंतरराष्ट्रीय। इसी तरीके से अंतर्धनकरण, तो शब्द बन गया अंतःकरण। ठीक है, शब्द बन गया अंतःकरण। अगला उपसर्ग देखिए अंतः के बाद में कु। कु का अर्थ बुरा। कु का अर्थ बुरा, तो कुधन समय, कुसमय है ना, कुसमय। कुधन विचार, कुविचार। और कुधन कर्म, कुकर्म। और इसके अलावा और क्या बन सकता है? कुधन पुत्र, कुपुत्र। कु उपसर्ग के बाद में देखिए उपसर्ग के बाद में अगला उपसर्ग आता है चिरचिर यानी बहुत समय। क्या आता है? चिर। चिर का अर्थ लेंगे बहुत समय। ठीक है, बहुत समय। तो देखिए क्या क्या शब्द बनेंगे चिर से। चिरधन स्थायी, चिर स्थायी, चिरधन स्थायी, चिर स्थायी, चिर धन परिचित, चिर परिचित, चिर परिचित। और शब्द बनेगा चिरधन जीवी, चिरधन जीवी, चिरंजीवी। ठीक है, और बनेगा शब्द चिरकाल, चिरधनकाल। शब्द बन गया चिरकाल। अगला देखिए, अगला उपसर्ग है सह। सह यानी साथ। सह का अर्थ है साथ। ठीक है, तो सह धन गान बराबर सहगान।
सहधन योग, सहयोग। और क्या शब्द बन सकता है? सहधन पाठी, सहपाठी, सहपाठी। और सहधनकारी, सहकारी, सहधनकारी, सहकारी। अगला देखिए, अगला उपसर्ग है, अगला उपसर्ग है पर। पर यानी कि अन्य, अन्य क्या होगा? पर का अर्थ अन्य। शब्द देखिए, परधन अधीन, पराधीन, परधन अधीन शब्द बनेगा पराधीन। इसी तरीके से परधन देश, परदेश, परधन देश, परदेश। परदेश के बाद में देखिए, परधन लोक, परधन लोक, परलोक शब्द बनेगा परलोक। और पर धन पुरुष, पर पुरुष। ठीक है। अगला देखिए, अगला उपसर्ग है, अगला उपसर्ग है सम। सम यानी समान। सम का अर्थ क्या है? समान। सम का अर्थ है समान। शब्द बनाएंगे, हम शब्द बनाएंगे समधनकालीन, समधनकालीन, समकालीन। समदंदर्शी, समदर्शी, समदंदर्शी, समदर्शी। समधन कोण, समकोण, समधन कोण, समकोण। समधन वयस्क, समवयस्क, समवयस्क। इसी तरीके से देखिए, अगला शब्द है पुनर। क्या है? पुनर। पुनर यानी कि इसका प्रयोग पुनः या फिर के अर्थ में होता है। पुनः या फिर के अर्थ में होता है। तो देखिए, पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है। और पुनर्धन, पुनर्धन मिलन, पुनर्मिलन। पुनर्धन मिलन, पुनर्मिलन। और पुनर्धन उत्थान, पुनर्धन उत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अगला उपसर्ग देखिए, पुनर के बाद में स्व। स्व यानी अपने, स्व यानी अपने। ठीक है। तो स्वदेश, स्वदंदेश, स्वदेश, स्वदेश, स्व
स्वधन पक्ष, स्वपक्ष, स्वधन राज्य, स्वराज्य, स्वराज्य। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे कौन से, ये हो गए हमारे तत्सम यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अब हम करते हैं हिंदी भाषा यानी तद्भव। तद्भव यानी कि जो हिंदी भाषा है के उपसर्ग। ठीक है, तो तद्भव में देखिए सबसे पहले अ यानी अभाव या नहीं। क्या हो गया? अभाव या नहीं। ठीक है, शब्द है अधनपड़, क्या बन जाएगा? अपड़। फिर है अधनछूत, अछूत, अधनछूत, अछूत। उसके बाद में है अधन मोल, अमोल, अधन मोल, अमोल। और अधन जान, अजान। वैसे तो अनजान होता है, लेकिन हिंदी के देखिए ऐसे भी प्रयोग में होते हैं, क्योंकि अ उपसर्ग है और इस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है कि इस तरीके के शब्द बनते हैं। अगला देखिए, अ के बाद में है अन। अन यानी कि अभाव या निषेध। अन का अर्थ है अभाव या निषेध। ठीक है, अभाव या निषेध। शब्द लेंगे हम अन्य धन जान। अन धन जान बनेगा अनजान, और इसी के साथ अन धन बूझ, अनबूझ, अन धन बूझ, अनबूझ। यहीं पे लिख देते हैं दो उदाहरण और। अनधन होनी, अनहोनी। अन धन होनी, अनहोनी। और अन धन गढ़, शब्द बन गया अनगढ़। अन के बाद में देखिए अगला उपसर्ग आएगा क या कु। ठीक है, कु का वैसे हम बुरा बता रहे हैं अर्थ, और यहाँ पर भी इसका अर्थ होगा बुरा, बुरे के अर्थ में। ठीक है, तो देखिए बुरा के अर्थ में है तो कुधन ढंग, कुधन ढंग, कुढंग, कुधन विचार, कुविचार, कुधन संग, कुसंग, कुधन चाल, कुचाल। कु के बाद में आएगा अध। अध यानी कि आधा। अध का अर्थ क्या हो गया? आधा। ठीक है,
अध का अर्थ है आधा, आधा, ठीक है। अध धन पका, अध पका, अध धन बूढ़ा, अध बूढ़ा, अध धन मरा, अध मरा, अध धन जला, अध जला। अगला देखिए तद्भव का उपसर्ग चौ, चौ यानी चार। क्या है? चौ, चौ का अर्थ है चार। चौ धन राहा, चौराहा, चौ धन पाटी, चौपाटी, चौ धन मासा, चौमासा, और चौ धन गुना या चौ धन तरफा, तरफा, चौतरफा। चौ के बाद में देखिए अगला उपसर्ग है बिन या बिना, यानी कि रहित या नहीं। बिन या बिना अर्थ है रहित या नहीं, ठीक है। तो रहित या नहीं तो बिन धन पूछे, बिन धन पूछे, बिन पूछे, ठीक है। बिन धन ब्याहा, बिन धन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन बिन धन बात, बिना धन बात, बिना बात, और बिना धन सोचे, बिना सोचे। इसके बाद में देखिए भर, भर यानी कि पूरा के अर्थ में या भरा के अर्थ में। तो भर धन पेट, भर पेट, भर धन पेट, भर पेट, और भर धन, भर धन सक, भर सक, भर सक, है ना। भर धन मार, भरमार, और भरधनपुर, भरपूर, भरधनपुर, ये हो गए, ये है हमारे हिंदी भाषा यानी तत्व के उपसर्ग। अब हम चलते हैं एक से, कुछ ऐसे शब्द हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगी आपको जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग करके जो बने हैं शब्द, उनके बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो देखिए एक से अधिक
प्रयोग। जैसे कि शब्द है परोपकार, तो पर धन उप धन कार, तो हो गए ना एक से अधिक परोपकार, पर और उप, है ना। इसी तरीके से देखो स्वधन अव स्वधन अव धन लंबन, लंबन शब्द बनेगा स्वावलंबन, शब्द क्या बनेगा स्वावलंबन। इसी तरीके से देखिए समधन आधन लोचना, समधन आधन लोचना शब्द बनेगा समालोचना, क्या बनेगा समालोचना। इसी तरीके से देखिए अधन विधन अव धनस्था, अधन विधन अव धनस्था शब्द बनेगा अव्यवस्था, क्या बनेगा अव्यवस्था। और देखिए समधन आधन चार, समधन आधन चार बराबर समाचार। अगला देखिए दुर्धन विधन अव, दुर्धन विधन अव आर, क्या है दुर्धन विधन अवधन हार, शब्द है हार, तो क्या हो गया दुर्व्यवहार, शब्द बन गया दुर्व्यवहार। तो ये देखिए एक से ज्यादा उपसर्गों का जिन शब्दों में प्रयोग हुआ है पर एक उपसर्ग दूसरा उपसर्ग, इसमें स्व और अ, इसमें सम और आ, इसमें अ और वी और साथ में औ भी है, सम आ, दुर वी और अ। तो इस तरीके से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द बनते हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी। और इसके बाद में कुछ दूसरी भाषाएं हैं जैसे कि अरबी है, फारसी है। तो अरबी और फारसी में से कौन कौन से उपसर्ग हैं, उर्दू के भी हैं उनमें, तो उर्दू इनको कहते हैं आगत शब्द, आगत यानी आई हुई। तो दूसरी भाषाओं से जो शब्द आ जाते हैं वो कहलाते हैं आगत शब्द। तो उन शब्दों का प्रयोग करके देखिए उसमें भी उपसर्ग हैं, ठीक है, उन भाषाओं के। तो उर्दू, अरबी और फारसी तीनों ही भाषाओं के उपसर्गों की जानकारी मैं आपको आगे दे रही हूँ, तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से। लिखेंगे हम आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग देखिए कौन कौन सी भाषाओं के हैं, उर्दू के हैं, अरबी के हैं और फारसी के हैं, ठीक है। उपसर्ग, ठीक है ना, कौन कौन सी भाषा हो गई, उर्दू हो गई, अरबी हो गई और फारसी हो गई, ठीक है। सबसे पहले लेंगे एन। एन एक तरफ उपसर्ग है, एक तरफ इसका अर्थ है और यहाँ पर इससे बनने वाले शब्द हैं। तो एन वक्त, एन मौका, एन वक्त, एन मौका, ठीक है। दूसरा है अल। अले, अल का अर्थ है निश्चित, निश्चित और या फिर इसलिए, ठीक है। तो अलबत्ता, अलगरज, अलबत्ता, अलगरज। अगला है अल के बाद में कम, कम यानी हीन या थोड़ा, हीन या थोड़ा। तो कम अक्ल एक बन जाएगा, कम अक्ल, और कम वक्त, ठीक है, कम वक्त भी बनेगा, कम सिन, कम ख्याल, कम अक्ल। फिर है ला, ला यानी बिना या रहित, ला यानी बिना या रहित। तो बिना और रहित, तो कौन कौन से बनेंगे देखिए शब्द,
लापरवाह, लाचार, लाजवाब। ठीक है। ला के बाद में है गैर यानी कि नहीं, गैर, गैर यानी कि नहीं। ठीक है। गैर का क्या अर्थ यहाँ पे आ रहा है? नहीं, यानी गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, है ना। तो इस तरीके से शब्दों का शब्द बनेंगे। खुश यानी अच्छा के अर्थ में। खुश क्या है? अच्छा के अर्थ में है। खुश अच्छा के अर्थ, खुश ख्याल, खुशहाल। ठीक है। खुश के बाद में देखिए, खुश के बाद में दर, दर यानी कि मैं। दर का अर्थ है मैं, तो एक तो बनेगा दरकार। ठीक है। दरकार के अलावा है दरमियान, दर हकीकत, दरमियान, दर हकीकत। ठीक है। दर के बाद में देखिए, दर के बाद में है ना, ना यानी नहीं या अभाव, ना, नहीं या अभाव। शब्द बनेंगे ना के, ना मौजूद, नापसंद, नाराज, नाराज, नामुमकिन, नापसंद, है ना। ना के बाद में देखिए बद, बद यानी कि बुरा। बद का क्या है? बुरा। शब्द क्या बनेंगे? बदनाम, बदमाश, बदहाल, बदख्याली। उसके बाद में बर, बर यानी कि ऊपर या बाहर। बर, बर यानी ऊपर या बाहर, ऊपर या बाहर, ऊपर या बाहर। तो देखिए बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त, बर्दाश्त, बरवक्त, बरवक्त है, बरवक्त है। क्या है? बरवक्त। अगला है बर के बाद में, बर के बाद में है बे, बे यानी बिना। बे का क्या है? बिना। ठीक है। तो देखिए बे से बनेंगे बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेरहम, बेईमान, बेवकूफ। और भी हैं बेदर्द, बेइज्जत, बेइंतहा, बेकार, बेमिसाल। उसके बाद में हम यानी समान या बराबर, समान या बराबर। शब्द बनेंगे हमराह, हम उम्र, हम पेशा, हमराह, हम उम्र। ठीक है। हम के बाद में देखिए बा, बा का भी अर्थ है साथ या सहित, साथ या सहित। शब्द बनेंगे बाअसर, बाइज्जत, बाअसर, बाइज्जत। ठीक है। बा के बाद में देखिए ब, ब यानी कि बा का होगा अर्थ और, में और अनुसार, तीन अर्थ हैं। और शब्द बनेंगे बा के बनाम, बदस्तूर, बदस्तूर, बनाम और
बदौलत, बद इजलास, बतौर, बतारीख, बतौर। ठीक है। ब के बाद में देखिए, ब के बाद में बिला। बिला का अर्थ बिना। क्या है? बिला का अर्थ बिना। ठीक है। और शब्द क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे बिला वजह, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कसूर। उसके बाद में सर, सर यानी मुख्य, सर, सर यानी मुख्य। ठीक है, सर यानी मुख्य। तो सरकार, सरगना, सरपरस्त। ठीक है, सरकार, सरपरस्त, सरफरोश, सरहद, सरकार और सरहद, हद यानी सीमा है ना। और हर, हर का मतलब प्रत्येक। ठीक है। अब ये हिंदी में काम में आ रहा है उपसर्ग। किस में आ रहा है? हिंदी में। हर एक, हर साल, हर वर्ष, है ना। तो ये है आगत शब्द, यानी अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द। हर, गाह, हर तरह तो दूसरी भाषा के शब्द हैं और हमें भी इनकी पहचान नहीं है कि किसका क्या अर्थ होगा, तो हम अर्थ नहीं बता सकते। लेकिन ये जो उपसर्ग हैं इनके अर्थ जरूर लिखे हुए हैं और इनसे बनने वाले शब्द हैं। तो आपको ये देखना है कि इनके अर्थ याद करेंगे और इनसे बनने वाले शब्द कैसे बनेंगे, ये तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है। तो ये है हमारा उपसर्ग का टॉपिक और ये आज उपसर्ग का टॉपिक जो है हमारा आज समाप्त हो गया है। हम अगली क्लास में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम कल मैं एक दो प्रश्न बता देती हूँ आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है अतिवृष्टि, तो उसमें आपको उपसर्ग की पहचान करनी है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि शब्द है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अलग अलग उपसर्ग होंगे उनमें। ठीक है, अलग अलग उपसर्ग हैं। आपको अगर पता है कि अतिवृष्टि में अति उपसर्ग है तो अति वाले को आपको सही टिक करना है, गोले को, उस गोले को काला करना है। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा सही। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, हम लेते हैं अत्याचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? जैसे 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको, अत्य, अत्या, अतः, अत्य, अत्या, अत और एक है अति। अब आपको सही उपसर्ग के बारे में, क्योंकि अत्य, अत्या, अत हमने कहीं नहीं पढ़ा है, अति जरूर पढ़ा है। अतिक्रम, अत्याचार में वाले में है ना, तो ये वाला इसका सही है, ये इसका टिक करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उपसर्गों के अर्थ उपसर्ग आपको याद करने हैं, उनसे बनने वाले शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द छांटने हैं, लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, जिससे कि कम से कम उपसर्ग का हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वो मार्क्स जो 1 नंबर है हमारा सुरक्षित हो जाए और उसमें हमारे मार्क्स नहीं कटें। अगले क्लास में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हिंदी की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि PPGN अकेडमी सैनिक नवोदय मिलिट्री के जो पेपर लगते हैं 6th क्लास के और 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के, तो उनकी तैयारी करवा रही है। YouTube पर फ्री में अपने जो वीडियोस हैं, स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं और जो भी तमाम जानकारी है, वो सारी जानकारी अपने वीडियोस के जरिए YouTube पर प्रोवाइड करवा रही है। तो बिल्कुल आप लोग
हमसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें एंड देन उसको शेयर करें, ताकि हो सकता है दूर दूर तक ये बात जाएगी। और ऐसा कोई जो नहीं क्लास ले सकते हैं, जो बच्चे, मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो बच्चे क्लास नहीं ले सकते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो वो बच्चे जो हैं अपनी स्टडी से, अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं रह जाए। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और बिल्कुल जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। हम दोबारा हमारी अगली क्लास में कल दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए गुड डे।